नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक करंट विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुए विवाद के ऊपर यूएनएचआरसी की जो मतलब बैठक बुलाई गई थी, उसमें हुई बैठक में भारत का रुख क्या रहा, यह बैठक क्यों बुलाई गई थी, इसका क्या मायने हैं और किस प्रकार से इजराइल और भारत के संबंधों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और विशेष रूप से भारत और फिलिस्तीन के संबंधों पर भी क्या फर्क पड़ेगा। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं। जल्दी से सेशन को शेयर करिए और जानना शुरू करिए। साथियों, मैंने जैसा आपसे हमेशा कहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि भारत का इजराइल के लिए क्या रुख है। तो उसमें फिलहाल हुई वोटिंग में भारत ने वोट देने से इनकार कर दिया कि मैं फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। इसका मतलब हम वोटिंग वाले सीन से ही बाहर हो गए, हमने वोट नहीं दिया। लेकिन ये पूरा मसला है क्या, कहां वोट देना था, क्या करना था, आइए एक एक करके सारी बातें बताता हूं। मैंने जहां जहां से ये न्यूज़ेस कलेक्ट की हैं, ये सारी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताना शुरू करता हूं। पूरी दुनिया इस पूरे मई के महीने में एक 11 दिवसीय युद्ध की चर्चा करती हुई पाई गई, जो कि इजराइल और इजराइल के साथ साथ गाजा पट्टी के बीच झड़पों से जुड़ा हुआ था। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में 11 दिन में जो झड़पें हुई, उसमें 232 जानें गई थी, जिसमें एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व कर रहा था गाजा पट्टी और गाजा पट्टी से कर रहा था हमास। तो इजराइल में हमास ने 4300 रॉकेट दागे थे, 4300 रॉकेट्स दागे थे, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर 12 लोगों की मौत हुई थी। ठीक इसी प्रकार से उन 4300 रॉकेट को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन पर इजराइल ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से 220 लोगों की मौत हुई थी। अब आप इस स्टैटिक्स को एक बार आप ध्यान से देख लें, समझ लें, क्योंकि रिसेंटली आज का जो मुद्दा है वो इसी स्टैटिक्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये स्टैटिक्स अगर आपको याद रहेगा और ये फिगर जो मैं आपको बता रहा हूं ये याद रहेगा, तो आपको इजराइल का स्टैंड समझने में फायदा होगा। और यहां पर एक शब्द आपको आज की चर्चा के अंदर ध्यान रखना है अंत तक, दैट इज हमास। हमास के द्वारा 4300 रॉकेट दागे गए, इस पॉइंट को याद रखना। इन्हें आप पहचानते ही हैं, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री, और ये हमास की युद्ध विराम की खुशी में सेलिब्रेशन करते हुए युवा जो आपको गाजा पट्टी में दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं। शायद आपको याद होगा कि यहां पर गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में हुए जो बम ब्लास्ट थे, उसमें बहुत तरीके से इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम के माध्यम से हमास के द्वारा भेजे गए रॉकेट से खूब अच्छे से मुकाबला किया था। और हमास ने भी खूब सारे अपने यहां पर बम देखे, जिनकी वजह से मतलब जो फिलिस्तीन है इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सों का तहस नहस होना भी देखा गया। क्या आपको याद है कि आज से 2 दिन पहले अपनी जो मॉर्निंग वाली क्लास होती है, रियल न्यूज एंड एनालिसिस वाली क्लास, उस रियल न्यूज एंड एनालिसिस वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको यह पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि किसने यूएन मानवाधिकार परिषद से इजराइल और फिलिस्तीन के लिए स्थायी आयोग स्थापित करने का आह्वान किया है। अगर आपको याद हो और आप मॉर्निंग वाली क्लास में उपस्थित हो तो जरा कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बताइएगा। और मैंने आपसे पूछा था कि यूएनएचआरसी जो है इसकी मीटिंग कौन बुलवाना चाहता है, तो मैंने उस दिन आपको प्रॉपर तरीके से रियल न्यूज एंड एनालिसिस में इस मीटिंग के होने से पूर्व भी मैंने आपको यह पूरी डिटेलिंग बताई थी। ओआईसी क्या कर रहा है, किस प्रकार से वो यूएनएचआरसी की बैठक बुलाना चाहता है, किसके ऊपर दबाव बनाना चाहता है। अगर ये सब चीजें आपको ध्यान आ गई हो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पर रियल न्यूज एंड एनालिसिस में आज से 2 दिन पहले आपको ये बातें पढ़ाई हैं। अच्छा, जब ये सारी बातें मैंने आपको वहां पढ़ाई हैं तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यूएनएचआरसी की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बुलाई गई जो बैठक थी, दैट इज आईओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा बुलाई गई जो बैठक थी, ये बैठक फिलहाल संपन्न हो चुकी है। आपको यह भी ध्यान होगा कि यूएनएचआरसी जो है, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक यूएन की संस्था है जिसमें 47 सदस्य हैं। उन 47 सदस्यों के माध्यम से वोटिंग होती है और उस वोटिंग में इंडिया का रुख क्या रहा,
आज के सेशन में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेरे को बहुत सारे यहां पर थम्स अप दिख गए हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब जरा इस बात को और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आप इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लें कि इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो हमने इस खबर को आज ही नहीं, आज से 2 दिन पहले भी इसे विस्तार पूर्वक समझा है। अब ये एक फॉलो अप है जिसे हम बताने जा रहे हैं। जो इस सेशन में एकदम नए हैं वो केवल इतना जान लें कि पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए या मानव अधिकारों पर दुनिया का रुख स्पष्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एक संगठन अलग से बनाया हुआ है जिसे ह्यूमन राइट काउंसिल कहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 47 सदस्य हैं। उन 47 सदस्यों का चुनाव यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ये यूएनएचआरसी तो मुख्यालय रखती है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहीं यूएन अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। साथियों, यहां से 2 बातें आपको समझनी होंगी कि यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा इन 47 लोगों का चयन किया जाता है। इनमें इंडिया भी एक सदस्य है, इनमें पाकिस्तान भी 47 में से एक सदस्य है, चीन भी है, रशिया भी है, नेपाल भी है। ये वो देश हैं जिन्हें आप पहचानते हैं। ये 3 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और 3-3 साल के लिए लगातार 2 टेन्योर तक ये निर्वाचित किए जा सकते हैं। इंडिया 2019 से अपना दूसरा टेन्योर दूसरे टेन्योर में चल रहा है। अब इसे ब्रेक लेना होगा, फिर जाकर के इसका टेन्योर फिर से शुरू होगा 2022 के बाद। ठीक है, तो 2022 तक इंडिया भी मेंबर है। इसलिए भारत का रुख क्या रहा उन 47 देशों में, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो काउंसिल है, इसके द्वारा OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है, इसके द्वारा जो बुलाया गया, जो सदस्य था जो बुलाया गया, इसके अंदर जो बैठक थी उसका इनिशिएशन पाकिस्तान ने ही लिया था। पाकिस्तान ने ही OIC की मीटिंग बुलवाई और पाकिस्तान ही इस मुद्दे को वहां लेकर गया और इसने इजराइल के खिलाफ इस मीटिंग को आयोजित करवाया। इजराइल के खिलाफ हुई इस मीटिंग में वोट हुए। वोटिंग के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो फिगर रहे वो आपको जान लेने चाहिए। वो फिगर क्या है, एक बार के लिए यहां पर कुल 47 सदस्यों को आप देख लें। साथियों, इन 47 देशों में से जब मतदान हुआ तो यह मतदान था कि जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ 11 दिन का, इसमें से जो युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं इनको तय किया जाए। यानी कि युद्ध के अंदर वार क्राइम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं इन्हें तय किया जाए। इसके लिए एक संस्था का गठन किया जाए और विशेष रूप से यह संस्था ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा बनाई जाए, जो मानव अधिकारों के हुए हाल ही में उल्लंघनों के लिए पूरी एक जांच रिपोर्ट तैयार करके दे। होना जाना उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है। आइए, इन 47 देशों में से 24 देशों ने, ये फिगर आप जरा देख लें और इस फिगर को आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लें, 24 देशों ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया। पर आप कहेंगे सर यहां तो इन फेवर लिखा हुआ है। इन फेवर का मतलब हुआ प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। कौन से प्रस्ताव के पक्ष में? जो प्रस्ताव लाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। किस में लाया गया था? ह्यूमन राइट काउंसिल में लाया गया था। कहां थी ये? जिनेवा में थी। क्लियर? तो यहां पर 47 सदस्य हैं। 47 में से जिसका बहुमत ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिक अपना प्रस्ताव पास करा ले जाएगा। प्रस्ताव पास होने का मीनिंग क्या निकाला जाए? इसका मीनिंग है कि यूएन अपने द्वारा एक समिति का गठन करेगा, जिसके मतलब ये एचआरसी एक समिति का गठन करेगा और क्राइम के लिए जिम्मेदार कि भाई लड़ाई किसने शुरू की थी, है ना। मतलब भाई एक बात बताइए, 2 पड़ोसी लड़ लिए तो आप किसी तीसरे को पंच करते हैं ना कि गलती किसकी थी। जैसे अपन भाई बहन लड़ लेते थे, भाई भाई लड़ लेते थे, तो होता क्या था? तो होता यह था कि लड़ाई में फिर पिताजी से पूछते थे, शुरुआत से अपनी अपनी बातें बताते थे। इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। वो जो सिलसिला होता था ना, एग्जैक्टली ये जिम्मेदारी अब यूएनएचआरसी को दी गई है कि आप लोग डिसाइड करिए कि गलती किसने शुरू की थी। आ गई यहां तक बात समझ में? इस गलती का जो डिसीजन है यहां पर होना है। और चूंकि 24 लोग, अब आप भी समझते हैं कि 47 मेंबर में से अगर 24 प्रस्ताव के पक्ष में हैं, इसका मतलब हुआ बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है, तो प्रस्ताव तो पास हो ही गया। क्योंकि 48 होता तो 24 बनता, यहां तो 47 ही है, तो 24 पक्ष में है, दैट मींस प्रस्ताव पास हो गया। यूएनएचआरसी एक ऐसी काउंसिल का गठन करेगी या एक ऐसी समिति का गठन करेगी जो वार क्राइम ढूंढेगी। क्लियर? अच्छा,
अब लेकिन इसके बावजूद यह पहचानना जरूरी है कि एक वोट से जीता है यह प्रस्ताव, बाकी 23 लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि 47 में से 24 तो प्रस्ताव के पक्ष में हैं, 23 बाकी जो रह गए उनमें से बाकियों ने क्या किया। तो यहां पर इस फिगर को आप देखें, इसमें से 9 लोगों ने इस प्रस्ताव के विपरीत मतदान किया कि नहीं, हम नहीं चाहते कि युद्ध के अंदर जो जिम्मेदार हुए हैं उनकी जांच की जाए कि कौन जिम्मेदार था, हम नहीं चाहते। ये 9 लोगों में हम लोग नहीं हैं। आप देखना चाहें तो कौन कौन से देश हैं आप इन्हें देख सकते हैं। यहां पर ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया है, कैमरून है, चेक रिपब्लिक है, ऐसे ही जर्मनी है, मालावी है और ये मार्शल आइलैंड है, इन्होंने कहा। और इधर की तरफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, नॉर्दर्न आइलैंड है और उरुग्वे है। इन्होंने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ ये जांच की जाए, मतलब इजराइल के खिलाफ जांच की जाए। तीसरा यहां पर एक पक्ष और है, और वो है जिसने वोट में ही भाग नहीं लिया, यानी कि हम वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। वोट में पार्टिसिपेट नहीं करना असल में तब मैटर करता है जब आपके मत मान्यता रखते हो। मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई हमको मतदान करवाना है, मतदान में इंडिया के लोग अगर मतदान नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी मतदान अगर मतदान से बाहर जा रहा है तो असल में जो रियल बहुमत है वो कम रह जाता है ना। तो इंडिया ने यहां कहा कि हम मत में भाग ही नहीं ले रहे, तो आपके बहुमत वाले सीन से ही आउट हो गए हम। तो इंडिया समेत 14 ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि ना तो हम जाएंगे इसके खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ, ना हम जाएंगे इजराइल के खिलाफ, ना तो हम ये कह रहे कि जांच करवाइए, क्योंकि हमको ये जमता ही नहीं है कि इस मुद्दे की बात क्यों की जा रही है। बात हो तो हमारे कहे अनुसार जो हम कह रहे हैं उस मुद्दे की जांच करो। बोले आप कौन सी चीज कह रहे हैं? इंडिया ने कहा हम तो हमेशा से एक ही बात कहते आए हैं, 2 स्टेट थ्योरी ढूंढिए। 2 स्टेट थ्योरी का मतलब है कि फिलिस्तीन एक अलग देश हो, इजराइल एक अलग देश हो, जो यूएन हमेशा से कहता आया है। तो हम लोग तो उसी के समर्थक हैं। आप लोग अब ये ढूंढने लग रहे हैं गलती किसने की थी, हम इसके समर्थक हैं ही नहीं। इंडिया ने अपना स्पष्ट रुख रख दिया और इंडिया ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। अच्छा, इनमें से कौन कौन से बड़े देश थे जिन्होंने इस समय अपने आप को वोटिंग से बाहर रखा, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। बहामास आपको दिखाई दे रहा है, ब्राजील दिखाई दे रहा है, डेनमार्क दिखाई दे रहा है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, इटली, जापान, नेपाल, इसके साथ साथ पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टोगो, यूक्रेन, ये वो देश हैं जिन्होंने कहा कि हम इजराइल के खिलाफ ना या किसी के खिलाफ, हम किसी की टीम में नहीं हैं। लेकिन इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि इंडिया हमेशा से ऐसी जगह जहां पर यूएन का मंच बनता हो वहां पर हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है। लेकिन इस बार इंडिया ने वोटिंग से अपने आप को बाहर रख करके इजराइल पर कोई भी नैतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, अर्थात इंडिया ने एक प्रकार से इजराइल का ही समर्थन किया है। इस बात को लेकर के इजराइल ने जो एब्सेंट रहे थे लोग उनकी तारीफ की है, उन्हें धन्यवाद बोला है कि कम से कम आप मेरे पक्ष में आए, यानी कि यहां एब्सेंट होने का मीनिंग भी पक्ष में आने वाला माना गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह तथ्य समझ में आ रहा हो। क्लियर? अच्छा, तो यह बात हमने सीख ली। यहां पर जो प्रमुख देश थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक चीज आपको यहां पर और पता आनी चाहिए, जब यह पूरी तरह से युद्ध चल रहा था उसी समय पर चाइना के द्वारा 3 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमीडिएट बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि किस्मत से चाइना इन दिनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। आपको मालूम होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, लेकिन वीटो वाले 5 ही देश हैं और उनमें 5 देशों में से अमेरिका ने हर बार वीटो करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से रोक लिया। लेकिन यूएनएचआरसी में यूएस शामिल नहीं है। यूएस रिसेंटली रीजॉइन किया है, ट्रंप के समय में ये छोड़ के चले गए थे, वर्तमान में बाइडेन ने वापस से रीजॉइन किया है, क्योंकि ये अमेरिका वाले मानते हैं कि एचआरसी उन लोगों की जगह है जो खुद ही ह्यूमन राइट का वायोलेशन कर रहे हैं, जैसे चाइना भी एचआरसी पे बैठा हुआ है, जबकि चाइना खुद उइगर मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना करता है। रशिया जो खुद भी अपने यहां पर पॉलिटिकल डिसेंट को दबाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के, पाकिस्तान जहां पे लोकतंत्र एनी टाइम खतरे में रहता है, तो ऐसे लोग अगर इस ग्रुप में बैठे हुए हैं तो इस ग्रुप का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कहकर ट्रंप इसे छोड़ के चले गए थे। हालांकि बाइडेन ने इसे वापस ज्वाइन किया है, कहा है कि बड़े लोगों का
अंतरराष्ट्रीय संगठनों में होना जरूरी है ताकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की वैल्यू बनी रहे। एनीवे, तो फिलहाल के लिए हम लोगों को यह बात भी समझ में आती है और इस पूरे की पूरे मसले में हमें यह भी समझ में आता है कि इंडिया एनी टाइम यह कहता रहा कि हम लोग पैलेस्टाइन कॉज के ऊपर व्यवहार रखते हैं। हम ये मानते हैं कि टू स्टेट थ्योरी हो और इस टू स्टेट थ्योरी में हम किसकी तरफ बैठेंगे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बात यहां बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको शुरुआत में स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यहां पर नोटिस करिएगा कि हमास ने 4300 रॉकेट दागे। इजराइल इस समय अब शाब्दिक रूप से हमलावर हो रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फॉरेन मिनिस्टर लगातार ट्वीट्स कर करके यूएनएचआरसी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को यूएनएचआरसी को नजर आया नंबर 1। ये पॉइंट आपको भी समझ में आना चाहिए क्योंकि एक पक्षीय संवाद थोड़ा ठीक नहीं रहता। ये तो ठीक है कि अब वार क्राइम का फैसला किया जाएगा कि गलती किसकी थी, लेकिन अब यहां पर एक बात और निकल के आती है और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इजराइल कह रहा है कि आप लोगों को यह तो नजर आया कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा में आयरन डोम का इस्तेमाल किया। इजराइल के द्वारा चलाए गए एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी का नुकसान हुआ, लेकिन क्या आपको यह नंबर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं कि इजराइल ने तो 2000 रॉकेट दागे थे, हमास ने तो 4300 रॉकेट दागे हैं। यूएन ने आज तक हमास को प्रतिबंधित नहीं किया है, हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना हुआ है, हमास के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की है, जबकि यूएन के द्वारा आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, इनके खिलाफ बहुत सारे नोटिस निकाले हुए हैं। तो इजराइल इस समय अपने शाब्दिक रूप से ट्वीट्स के माध्यम से बम बरसाने लगा हुआ है और वो ये कह रहा है कि भाई हमें यह समझ नहीं आता कि आप लोग वन वे होकर के कैसे सोच सकते हैं। इससे अगेन ये पता चलता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो एक अनफेयर संस्था है और उससे हम फेयर काम की मांग भी नहीं रख सकते। और वास्तविकता भी है साथियों कि अगर आप वार क्राइम ढूंढने जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत किसने की थी ये जांचेंगे और क्राइम किसका ज्यादा था ये जांचेंगे, तो ये वास्तविकता में नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस नहीं है। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस तो सिंपल ये कहता है दोनों के गुनाह डिसाइड किए जाएं। गुनाह तो यहां से साफ ये भी दिख रहा है कि शुरुआत में हमास की तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी। ये सारे न्यूज मीडिया में इवन हमने भी आपको बताया भी था और बताया कि पढ़ाया भी था। और 4300 रॉकेट दागे तभी आयरन डोम सुर्खियों में आया कि इजराइल की खुद की सेल्फ डिफेंस इतनी अच्छी है। और इजराइल ने यही लाइन बोली और बाकी लोग जो उसके पक्ष में खड़े हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। जरा विचार करिए कि इजराइल के पास आयरन डोम ना होता तो इसका मतलब तो यह होता कि इजराइल इन गोलों को खा के बैठ जाता। तो यानी कि यूएनएचआरसी वन वे होकर के हमास के पक्ष में तो विचार कर रही है, अर्थात यहां पर यह देखा जा रहा है कि युद्ध में गलती किसकी थी उसे साइड में हटाइए, पहले यह देखिए कि यहां पर कौन ज्यादा ताकतवर रहा, तो जो कमजोर रहा उसका पक्ष ले लीजिए। यह कोई राजनीति नहीं है और यही बात जो है वो यहां पर इजराइल बार बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है। तो उम्मीद है भारत के द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो भी आपको समझ में आया हो। भारत ने कहा कि यह तो मुद्दा है ही नहीं। जब यह मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा असल में इसकी बुनियाद से जुड़ा हुआ है, तो हम इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस बीच में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात और बताना चाहूंगा और वो ये है, समटाइम्स जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे होते हैं तब कई बार हमारे जो पुराने जो राजनेता रहे हैं या फिर जो भारत के राष्ट्र निर्माता रहे हैं उनकी बातें भी जान लेना जरूरी होता है। तो जान लीजिए साथियों, महात्मा गांधी जी की एक बात। साथियों, महात्मा गांधी जी ने नवंबर 28, 1938 में अपने द्वारा एक पत्र, हरिजन समाचार पत्र निकाला करते थे, शायद आपको याद हो। तो उस हरिजन समाचार पत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक कथन है जो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंडिया का बहुत समय पहले तक का जो भी राजनीतिक स्टैंड रहा है इजराइल के खिलाफ वो समझ में आएगा। जरा देखिए, इन्होंने कहा था कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू अरब, मतलब इसको इस प्रकार से समझिए कि जो फिलिस्तीन है वो अरब लोगों से संबंध रखता है, अरब वर्ल्ड से संबंध रखता है। इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग टू इंग्लिश, मतलब जिस प्रकार से इंग्लैंड इंग्लिश बोलने वालों का है, फिलिस्तीन उतना ही अरब लोगों का है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि फ्रांस जो है वो फ्रेंच लोगों का है, फिलिस्तीन वैसे ही अरब लोगों का है। एंड इट इज रॉन्ग एंड इनह्यूमन टू इंपोज द जूज ऑन द अरब।
और ये पूरी तरह गलत है, और गलत होने के साथ साथ अमानवीय भी है कि जो यहूदी हैं उन्हें अरब देशों में बसाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए 1948 से पहले इजराइल नामक देश हुआ ही नहीं करता था। ये तो ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को ला करके यहां बसाना शुरू कर दिया था। जिस समय शुरू किया था तब गांधी जी का यह स्टेटमेंट था, दे कैन सेटल इन पैलेस्टाइन ओनली बाय द गुडविल ऑफ अरब्स। अगर अरेबियन लोग चाहें तो यहां पर यहूदी लोग रह सकते हैं। यानी कि ओरिजिनली अगर हम अपने राष्ट्र निर्माताओं की बात करें तो उनमें महात्मा गांधी जी हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं, और इन्हीं के लाइन पर चलते हुए नेहरू जी जो हैं ये अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में और इनकी लाइन पर चलने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी रही हैं वो एनी टाइम किस पर रही हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रही हैं। और आपके सामने ये इंडिया का स्टेटमेंट भी रहा है। आपको मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो जनरल असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जो फिलिस्तीन पर बनाई गई थी, 11 सदस्यीय समिति थी, उसमें भारत भी मेंबर था, और भारत उस समय पर पूरी तरह से इसके खिलाफ था। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ था। और भारत यह नहीं चाहता था कि पैलेस्टाइन जो है इसको किसी भी प्रकार से वितरित किया जाए, लेकिन 11 लोगों को यहां मेजॉरिटी से मतदान देना था, और ब्रिटेन के दबाव में यहां पर पैलेस्टाइन का विभाजन हुआ। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इंडिया ने मैक्सिमम टाइम पर अपने द्वारा हमेशा मेजॉरिटी प्लान और डिवाइड मतलब पैलेस्टाइन प्लान के ऊपर हमेशा अगेंस्ट में वोटिंग की है। और जब भारत ने यूएन के द्वारा यह निर्णय देख लिया कि यूएन कह रहा है कि हां भाई 2 देश होने चाहिए, तो फिर भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए कहा कि हम यूएन के साथ खड़े हुए हैं, जैसा यूएन चाहेगा हम वैसा करेंगे। इसलिए भारत का इजराइल को लेकर के रुख पहले से हमेशा विपरीत प्रकार का रहा है, लेकिन सत्ताओं में समय के साथ परिवर्तन होने लगा। और मेरे प्यारे साथियों, इजराइल जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, जो 2016 में गए। यानी कि आप सोचिए, इतने पुराने इतिहास में इजराइल के भारत की तरफ से अगर पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया तो वो नरेंद्र मोदी जी थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल को समय के साथ भारत ने मान्यता दी है और उसे धीरे धीरे अपने द्वारा पुकारा जाना शुरू हुआ। और यही हुआ कि प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं उन्हें जो है मतलब वन ऑफ द लीडर हूम मोदी रेगुलरली रेफर एज माय फ्रेंड, यानी कि मोदी जी बेंजामिन नेतन्याहू को अपने मित्र के रूप में संबोधित करते आए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आपको समझ में आएगा। और ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए कि एरियल शेरोन वो व्यक्ति थे जो 2003 में भारत की यात्रा पर आए थे, फिर वो 2014 में इजराइल के प्रधानमंत्री थे जो वापस आए थे। तो ये कुछ बातें हैं। इसी प्रकार से ज्योति बसु ब्रोक ग्राउंड व्हेन ही विजिटेड इजराइल बिफोर जसवंत सिंह एंड एल के आडवाणी। इंडिया ने रिकॉग्नाइज इजराइल को 1950 में किया था, लेकिन भारत ने फॉर्मली जो अपने रिश्ते हैं इजराइल के साथ वो 1991 में स्थापित किए थे। यानी 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अपनाया था, तब जाकर के हमने इजराइल को भी मान्यता दी थी। ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यानी इजराइल के साथ हमने डिप्लोमेटिक व्यवहार अपनाए थे। फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। ये वीकेंड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके लिए हर दिन इसी प्रकार के सेशन लाता रहूंगा। कल सुबह 10 बजे आपका टेस्ट है। रियल न्यूज एंड एनालिसिस में जो भी आप पढ़ते हैं उस कंटेंट का अनअकैडमी पर एक फ्री टेस्ट लिया जाता है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी आपसे शेयर कर दूंगा। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आपके लिए जरूरी जानकारियां दी हुई हैं, आप इस टेलीग्राम पर पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, मंडे से मेरे द्वारा अनअकैडमी पर एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। बाय यूजिंग रेफरल कोड अंकित10 एंड गेटिंग इमीडिएट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस, you can avail word geography in UPSC section which is starting from 31st of May by 9 AM। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन की तरह आप लोगों के लिए रियल न्यूज एंड एनालिसिस का सेशन लिया जाता है। यह सोमवार से शनिवार चलने वाला सेशन है। इस सेशन का बहुत ही महत्व है। आप इसे अपनी आदत में डाल लें तो आप उतने ही अच्छे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और विशेष रूप से परीक्षाओं में एनालिटिकल बातों के लिए योग्य हो जाएंगे। अनअकैडमी पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अंकित अवस्थी नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा
अलावा अनअकैडमी पर मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही तमाम क्लासेस या कोई भी कोर्स आप किसी भी कैटेगरी में परचेज करें, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, परिवारजनों के साथ सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।